नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप अपनी जिंदगी में बढ़िया कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपना कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स दोनों इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी चीज है जिसके लिए ग्रामर को सीखना नॉट दैट नेसेसरी, राइट। लेकिन अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करनी है तो ग्रामर सीखना पड़ेगा। ठीक है। और पिछले वीडियोस में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि भाई अगर हमको राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना है तो क्यों करना है, राइट। क्योंकि इससे आपका ना केवल एकेडमिक्स सुधरता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी सुधरती है और पर्सनल लाइफ में भी अगर कभी किसी को कुछ लिखा है ना तो चीजें जो है थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं, कंफ्यूजन कम होगा और जो आपकी ऑडियंस है वो आपको बेहतर तरीके से समझ पाएगी। ठीक है। कई बार ब्रेन को ना जब क्लैरिटी की भी जरूरत होती है तब भी राइटिंग स्किल्स जो है ना बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। कभी कभी होता है ना दिमाग में बहुत सारा क्योस मचा रहता है और समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें, किसको पहले करें किसको नहीं पहले करें। ठीक है। तो राइटिंग करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है, ब्रेन को पता चलता है कि भाई उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ठीक। तो जब आप राइटिंग स्किल्स करने जाओगे, ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई आइडियाज चाहिए, वोकैबलरीज चाहिए, है ना। तब जा करके थोड़ा सा ग्रामर का साथ मिल जाए, ये तीनों का कॉम्बो अगर आ जाए तो भाई एक बहुत ही खूबसूरत राइटिंग पीस, मास्टर पीस इनफैक्ट मैं कहूंगी कि क्रिएट हो सकती है। अब इसको थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में तोड़ करके देखते हैं कि भाई अगर हम कहते हैं ब्रेन की बात करते हैं तो भाई ब्रेन होता क्या है। ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, चलो देखते हैं। ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज ऐसी है कि भाई कहो तो कायदे से आसान है, बहुत आसान है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, जहां पे आपके पास आइडियाज हैं और अब उस आइडियाज को बस आप जो है एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, एक ढांचा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे होता है। जैसे कि मान लो कई बार आपने देखा होगा आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया गया या आपसे किसी ने कहा कुछ भी एक राइटिंग मास्टरपीस क्रिएट करने के लिए, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमारे पास पेज होता है और आइडियाज ही नहीं आते हैं। ठीक है। हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कुछ क्या लिखें कैसे लिखें, थोड़ा सा फियर होता है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होती है, थोड़ा इंस्पिरेशन की कमी होती है। लेकिन मान लो टॉपिक दे भी दिया गया और अगर आपने उसके बारे कभी सुना है, उसके बारे में कभी कुछ पढ़ा है ना, कुछ ओपिनियन अगर आपके दिमाग में है, तो कम से कम आपका पहला पेज जो है वो ब्लैंक नहीं होने जा रहा है। ठीक है। अब क्या है, अगर मान लो कभी आप ब्लैंक हो भी, फिर आपको लग रहा है कि आप स्टक हो चुके हो और आपको कोई नया आइडिया नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करूं क्या शुरू करूं। ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये बात को समझना है कि स्ट्रक्चर्ड एक अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। और वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या कहता है, वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहता है कि WH का फ्रेमवर्क फॉलो करो। ठीक है। WH का फ्रेमवर्क ये है कि किसी भी टॉपिक का, मान लो कोई भी कहानी है या कोई भी आइडिया है जिसके बारे में आपको कुछ लिखना है, तो पहले समझो कि भाई हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। ओके। हु हु आर द पीपल। ठीक है। वो किस तरह के लोग हैं जो इस टॉपिक में इन्वॉल्व होंगे, उनका रोल क्या होने जा रहा है, उनका पर्सपेक्टिव क्या होने जा रहा है, उनका एक्सपीरियंस क्या होने जा रहा है। ठीक है। फिर हम समझते हैं कि भाई हमको लिखना क्या है, हम एक्चुअली में क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है। लोग तो हम जानते हैं, जैसे मान लो राजा रानी की कहानी लिखनी है या कभी किसी फेरी टेल के बारे में लिखना है या कोई साइंस फिक्शन लिखना है, कैरेक्टर्स तो दिमाग में है। अब क्या करना है, फिर उस कैरेक्टर्स से भाई हमको एक इवेंट की बात करनी है, कोई एक्शंस के बारे में बात करना है। ठीक है। जो एक टॉपिक का सेंट्रल पार्ट बनने जा रहा है। ठीक। अब जब दिमाग में आ गया कि ठीक है एक साइंस फिक्शन क्रिएट करना है और मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ 2050 का या प्रोबेबली 3000 AD में हो रहा कुछ। ठीक है। तो फिर हमको ये भी जानना होगा कि भाई कौन सा टाइम ऑफ द डे होगा, कौन सा सीजन होगा, कौन सा ईयर होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया कि हम क्या करें 3000 AD को प्रोबेबली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जब आप इसको समझ जाओगे तो फिर आप ये भी समझोगे कि भाई आपका स्पेसिफिक लोकेशन भी बहुत मायने रखता है। ठीक है। अगर मैं साइंस फिक्शन मूवी लिखने जा रही हूँ तो भाई आज के समय की चीजों को तो नहीं कर सकती, तब मुझे एक साइंटिस्ट चाहिए होगा, एक लैब चाहिए होगा, एक्सपेरिमेंटल लैब चाहिए होगा और कुछ ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी जो आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग,
है ना, इन्वायरमेंट एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। फिर उसके बाद जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, तो हमको ये भी जानना है कि भाई हम ये सब चीजें कर क्यों रहे हैं, वाई। ठीक है, प्रोबेबली शायद मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि आज के समय में भाई जो चीज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, शायद 3000 AD तक जब तक हम पहुंचेंगे, BC में पहुंचेंगे, ठीक है, जो भी है, मतलब अगर टाइम का लीप लेते हैं, चाहे बैकवर्ड में लें चाहे फ्रंट में लें, तो भाई उसके पीछे का रीजन क्या है, मोटिवेशन क्या है, हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि साइंस बहुत एडवांस्ड हो गया, या ये दिखाना चाह रहे हैं कि साइंस पहले कितना एडवांस था, इसके बारे में शायद हमें भी नॉलेज नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, एक मेथड फॉलो करेंगे ना। अगर मान लो हम दिखाना चाहते हैं कि साइंस ने लीप लिया है, ठीक है, हमारे पास जैसे जैसे आज की डेट में AI है, तो क्या पता कभी ऐसा भी हो कि आप बस AI को एक इंस्ट्रक्शन दें, और बस इंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, और वो चीज आपके सामने प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, एक पर्टिकुलर कुछ टोकन लेकर के या कुछ भी, मतलब ये देखो, इस चीज को समझना कि बेटा इंसान के पास आज जो कुछ भी है, इट इज द पार्ट ऑफ द इमेजिनेशन दे हैड। ठीक है, किसने सोचा था, आज से अगर 200 साल पहले की बात करो, तो किसने सोचा था भाई कि आपके फोन में कैमरे वाला काम भी होगा, आपके फोन में आप वीडियो कॉलिंग कर लेंगे, आपके फोन में आप घर बैठे खाना मंगा लेंगे, आपके फोन में जो है आप मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो वो ले लेंगे। तो इट इज जस्ट द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इंसान जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आज की डेट में आप जो कुछ भी देखते हो ना, चाहे वो एक बेसिक टेलीफोन की बात करूं, एक मशीन की बात करूं, आज की डेट में कुछ भी, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो या सामने से देख रहे हो, तो बेटा इसके बारे में कभी ना कभी किसी न किसी ने कहीं ना कहीं तो सोच के रखा था। ठीक है, अब जब इसको फ्रेमवर्क में डालोगे, प्रॉपर फ्रेमवर्क में डालोगे, तो एक नई कहानी चल पड़ेगी। जैसे मान लो अगर मैं कहती हूँ कि भाई, अगर मैं मान लो मुझे कहा गया कि भाई एक ऐसे दिन को डिस्क्राइब किया जाए जो मैं कभी भूल नहीं सकती। ठीक है, अ डे आई कुडंट फॉरगेट, या फिर माई ड्रीम स्कूल। ठीक है, मान लो इस टॉपिक पे लिखना पड़ा मुझे, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई मैं किसके बारे में लिखने जा रही हूँ। ठीक है, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं किसके गोल्स के बारे में बात करूंगी, किसके पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूंगी। अपने बारे में बात करूंगी एज ए मेन कैरेक्टर, अपने दोस्तों के बारे में बात करूंगी, अपनी फैमिली, टीचर्स, या प्रोबेबली किसी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में। ठीक, फिर उस समय में हुआ क्या, ऐसा क्या इवेंट हुआ जो मैं कभी नहीं भूल पा रही हूँ, अगर मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ कि अ डे आई कुडंट फॉरगेट। ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मुझे दे के गया हो, और या तो ऐसा हो सकता है कि उसने बहुत हार्ट ब्रेकिंग कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई हो, जिसके कारण मैं उस दिन को भूल नहीं पा रही। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई विल डू, आई विल शेप दीज मोमेंट्स और माई विजन्स। ठीक है, अब जब कर रही हूँ बात, तो भाई ये भी तो बात करूंगी ना कि ये सारी चीजें कब हुई, कहाँ हुई। तो डेट बताना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा, किस समय में हुआ, है ना, कौन सा ईयर चल रहा था, मैं किस ईयर में थी, क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद वेयर, कहाँ पे हुआ, ये सारी घटना कहाँ हुई, स्कूल में हुई, स्कूल के बाहर हुई, स्कूल जा रही थी तब हुई, है ना, या घर पे थी, स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तब हुई। तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, तो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके साथ ये चीजें, ये घटनाएं कब हुई, कहाँ हुई। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें मैं कर रही हूँ, तो भाई उसका एक रीजन भी तो है, आपको बता रही हूँ कि भाई मेरे लिए एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हुआ, या मेरे लिए एक ब्यूटीफुल प्रेस्टिजियस मोमेंट हुआ, तो भाई इसको बताने का पर्पस भी तो होगा, है ना, कुछ होगा जो मैंने अपने अचीवमेंट के लिस्ट में मैं काउंट करती हूँ, या फिर मैं अपने सो कॉल्ड ऐसे मोमेंट को काउंट कर रही हूँ जहाँ पे लाइक यू नो बहुत इंसान टूट गया, और फिर वहां से फिर जीरो से फिर से शुरू किया। राइट, तो कहने का मतलब क्या, उसका जितना गहराई, जितनी गहराई होगी, ठीक है, उतना ज्यादा पर्सनल कनेक्शन आप बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, और उसका उतना ही ब्रॉडर इम्प्लीकेशन होगा, ब्रॉडर इम्पैक्ट होगा। ठीक है, जिसके कारण आपकी ऑडियंस आपकी बात को समझ पाएगी और रिलेट कर पाएगी।
ठीक, तो अब जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हाउ वाला फैक्टर भी आता है। हाउ वाला फैक्टर क्या, कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करने जा रहे हैं, हमारा मेथड क्या होने जा रहा है, एक टेक्निक क्या होने जा रही है। क्या मैं नरेटिव राइटिंग करने जा रही हूँ जहाँ पे मैं हर एक चीज को, हर एक इवेंट को आपको ऐसे बताऊं जैसे कि वो मेरे साथ हुआ है, और या तो मैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लेकर के चल सकती हूँ कि भाई बताऊंगी अपनी ही स्टोरी, लेकिन ऐसे बताऊंगी कि जैसे मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे किसी दोस्त के साथ हुआ है या किसी मेरे स्टोरी के किसी कैरेक्टर के साथ हुआ है। ठीक है, तो जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करने लगते हो ना, तो फिर क्या होता है, शुरुआत आप करते हो। ठीक है, आप एज ए स्टूडेंट आप करते हो, जहां पे मान लो आपने आइडियाज को कलेक्ट किया। ठीक है, कोई भी नया काम शुरू करना है तो आपने क्या किया, सारे रैंडम आइडियाज को कलेक्ट किया, फिर उसको क्या करोगे, एक जगह पे सारा जॉट डाउन कर लोगे, लिख लोगे। ठीक है, फिर लिख लोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर लेकर के जाओगे उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहां पे आपके टीम मेंबर्स होंगे, और वहां पे क्या होगा, फिर आपका डिस्कशन होगा। वो किसी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को लेकर के हो सकता है, कोई नए रूल्स को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के हो सकता है, कोई नया डिसीजन लेने को लेकर के हो सकता है। ठीक, और फिर क्या होगा, फिर सारे लोग एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठेंगे, मीटिंग हो सकता है, ऑडिटोरियम हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, हॉल हो सकता है, वहां पे सब लोग बैठ करके, या कैफे हो सकता है जहां पे लोग बैठ करके आपस में चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। तो बस बात इतना समझने की है कि जब आप ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, पहला, आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव हो पाते हो। ठीक है, क्योंकि आपको हर एंगल में सोचना आ जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, हु में, व्हाट में, व्हेन में, वेयर में, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक करो। जब आप इसको तोड़ दोगे ना, तो एक एक प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर किया है। ठीक है, और अब आपका डिसीजन जो है वो बेहतर तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन कहला सकता है। ठीक, फिर अपना फोकस बनाए रखिए कि भाई आपको किस ट्रैक पे आगे बढ़ना है, और अपने लोगों के साथ मिल करके ग्रुप डिस्कशन करिए। ठीक है, जहां पे टीम भी मिल करके सारे फैक्टर्स को देखेगी, और फिर क्या होगा, आप एक न्यू आइडियाज को जनरेट करने में या प्रोबेबली इसको रिफाइन करने में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब बस इतना है कि बेटा, जब भी कोई आइडिया आए, ठीक है, तो उसको WH फ्रेमवर्क में डालो। पहले समझो कि भाई जो मुद्दा है डिस्कशन का, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, कब हुआ है। ठीक है, ताकि चीजें समझ में आए। उसके बाद जब वो WH फ्रेमवर्क को तुम करोगे, तो तुम अपने साथ साथ कई लोगों को इनकरेज करने लगोगे कि भैया वो भी इसको यूज करें अपनी राइटिंग में, है ना, और चीजें जो है थोड़ी और क्रिस्टल क्लियर हो गई। और जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो तुम्हारा क्रिएटिविटी वो अपने आप जो है अनलिश हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मौका मिले, ब्रेन स्ट्रॉमिंग करिए। ब्रेन स्ट्रॉमिंग इसलिए करिए क्योंकि ये आपके ब्रेन को हेल्प करता है किसी भी आइडिया को इजिली एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो जब भी मौका मिले इसको ट्राई जरूर करना। ठीक है, और चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और एक और नए टॉपिक के साथ, और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है तो क्या क्या चीजें हैं जिन पे हमको काम करने आना चाहिए। ठीक है, चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।